नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है सामने। लखनऊ में सीएम आवास पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बैठक बदस्तूर जारी है। डीजल पेट्रोल पर वैट जो लगता है उसको लेकर के चर्चा विस्तार से चल रही है। शाम से ये बैठक चल रही है सीएम आवास पर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहत दे सकती है सरकार। जनता टकटकी लगाए हुए है मुख्यमंत्री के आवास की तरफ। क्यों, समझ लीजिए। गाड़ी चलती है पेट्रोल से और पेट्रोल की कीमतों में राहत मिल सकती है और आम जनता के लिए हो सकता है दिवाली बोनस। लेकिन ये बोनस कितना होगा, कितनी राहत मिलेगी और कितनी आफत आएगी, ये मीटिंग के बाद तय होगा। तमाम वित्तीय विभाग के अधिकारी इस समय सीएम हाउस में मौजूद हैं। बैठक चल रही है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना इस समय सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। सिरदर्द क्यों है? क्योंकि विपक्षी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी की विपक्षियों से पल्ला झाड़े और साथ में जनता को राहत पहुंचाए, क्योंकि राहत नहीं तो वोट नहीं। तो राजधानी से बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बैठक चल रही है, बैठक में कौन मौजूद, कितनी राहत? बिल्कुल कुछ आपको बता दें, जिस तरह लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको कुछ रियायत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम जीएसटी के अधिकारी और तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से लगातार जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको राहत देने के लिए एक ये कमेटी की चर्चा की गई है। जल्द ही कुछ निर्णय निकल कर आएगा। आगामी जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है, अगर ऐसे में अगर थोड़ी रियायत, अगर क्या इस दौरान किसी तरह की बात निकलकर सामने नहीं आई है? क्योंकि आप कह रहे हैं बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद क्या किसी तरह की कोई पीसी नहीं की गई है या फिर ये बाद में पीसी की जाएगी? किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है क्या अभी तक? बिल्कुल, बैठक तो हो चुकी है लेकिन अभी किसी तरीके कोई आधिकारिक रूप से अभी कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल तक आधिकारिक तौर से आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम आवास पर पेट्रोल डीजल को लेकर बैठक चल रही थी। बैठक में कुछ अहम निर्णय निकल करके आ सकता है। हालांकि निर्णय अभी तक साफ नहीं हुआ है। वैट को लेकर के बैठक चल रही थी कि वैट पर कोई डिसीजन हो सकता है। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं बीजेपी के। लखनऊ में किसान चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों की किसान हितैषी उपलब्धियों को गिनवाया है और इसी दौरान सपा पर निशाना भी साधा। हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की है। बातचीत बेहद अहम है, सवाल बेहद खास है। आपको ये बातचीत सुननी चाहिए, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, जो किसान चौपाल के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सर, लगातार आप कार्यक्रम करें, चाहे सम्मेलन के हो या फिर किसानों के चौपाल के हो, आखिर किस तरीके से लोगों को जमीनी स्तर पर जुड़ने का मंत्र दे रहे हैं? ग्राम किसान चौपाल किसान मोर्चा के द्वारा संपन्न हो रहा है। आज उसी के निमित्त हम मुझे इस गाँव में आना हुआ और लगभग राज्य के अंदर 30,000 के ऊपर ग्राम चौपाल हो चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, किसान मोर्चा कामेश्वर जी के नेतृत्व में नीचे तक ये किसानों के बीच में हम जा रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं। एक तो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं, गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में बता रहे हैं। दूसरा, किसान के द्वारा जो भी लगता है सरकार को कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी देते हैं। उसको लेकर कामेश्वर जी के पास आता है और जो सुझाव आएगा वो मुख्यमंत्री को देते हैं। उस समस्या का भी समाधान हमें करना है। पहली बार इस देश के अंदर एक ईमानदार प्रधानमंत्री, गरीबों का प्रधान सेवक के रूप में गरीबों की सेवा करना और किसानों की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री बना है। और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे यंत्र हो, कृषि यंत्र जितने हैं, लगभग 40 से लेकर 80% तक सब्सिडी है। सभी को एक तरह कहा जाए कि जैसे व्यक्ति का हेल्थ चेकअप होता है, उसी तरह जमीन का भी हेल्थ चेकअप होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय से लोगों का खाद मिले, क्रय केंद्र हो, सभी का क्रय हो। ये योजनाओं में रात दिन आदरणीय योगी जी लगे हुए उत्तर प्रदेश में।
किसानों के खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग प्रवास कर सर रहे हैं। आज आप जहां पहुंचे यहाँ पर किसानों को कुछ अपने सुझाव दिए सर, उनके जो सुझाव की मांगे वो कब तक पूरी हो जाएंगी? एक थोड़ा विषय आया है, मैं आज ही इसकी बात कर लूंगा डीएम से, अभी तुरंत बात कर लूंगा। सर सपा और सुभाषपा एक साथ आए, क्या लगता है बीजेपी पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, संपूर्ण बैकवर्ड बीजेपी के साथ है, आदरणीय मोदी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है, और आदरणीय मोदी योगी के नेतृत्व में संपूर्ण बैकवर्डों का विकास हुआ है। पहली बार देश के अंदर बैकवर्ड कमीशन कभी नहीं बना था, पहली बार बैकवर्ड कमीशन बना, उसका पालन हो रहा है। भाई ऐसे प्रजापति बहुत से लोग छोटी छोटी जातियों का जिसका सुनवाई नहीं होता है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बैकवर्ड, जैसे डीजल में भी, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल पंप लगता है इसमें भी 27%। अब मेडिकल में आरक्षण आदरणीय मोदी जी ने दिया है, मेडिकल के नियुक्ति, तो यानी पूरा बैकवर्डों की चिंता हर प्रकार से हो रही है। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो आज किसानों के चौपाल पहुंचे हुए हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सभी दलों के नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। भूपेश बघेल के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी लखनऊ आना हुआ, जहां जनता टीवी की संवाददाता जया सिंह से खास बातचीत भी हुई है। सुनिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा 2022 का चुनाव करीब है और इस समय उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। भूपेश बघेल से लेके तमाम लोगों के राजनीतिक दलों का नेताओं के दौरे शुरू हैं और इस फेहरिस्त में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। तमाम जानकारी के लिए रमन सिंह से ही बातचीत करते हैं। रमन जी, आपका जनता टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और अमित शाह का भी दौरा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से सदस्यता अभियान का शुरुआत करेंगे, इस पे क्या कहेंगे और आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरा गंभीरता से काम कर रहा है और अमित शाह जी की उपस्थिति का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के चुनाव को और पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं और सदस्यता का बड़ा अभियान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते 16 करोड़ से ज्यादा की सदस्यता स्थापित की, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक लोगों को मोबिलाइज किया और बूथ की हमारी स्ट्रेंथ जो बढ़ी है, बूथ में जो हमारा ताकत बढ़ा है, वो माननीय अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बूथों तक जाने का कार्यक्रम बना। आज यदि उत्तर प्रदेश उनका आगमन हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह भी है, जोश है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हूँ, मैं तो अपने खैर पारिवारिक कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए आया हूँ, मगर मुझे खुशी है कि ऐसे दौर में जब पूरी उत्तर प्रदेश में आने वाले सरकार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और जो उत्साह मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अभूतपूर्व माहौल है। और दूसरी बात, निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। सर, यहाँ पे इस समय महिलाओं को केंद्र में लेके देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी इस समय सक्रिय है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की और साथ ही ये भी कहा कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम आपको स्मार्टफोन और स्कूटी भी मुफ्त में देंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये वही कांग्रेस है जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन ने मुख्यमंत्री के रहते जब हमने स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम किया और पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों स्मार्टफोन बांटने के क्रम शुरू किया। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया कि स्मार्टफोन देकर क्या करेंगे छत्तीसगढ़ में, और आज वही कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में जब स्मार्टफोन बांटने के काम कर रही है तो इनको लगता है कि ये कदम अच्छा है। मगर योगी जी ने इसके पहले भी लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने के लिए पहले से ही उनकी कार्य योजना का हिस्सा है और वो लोगों को इस योजना में स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं। सर, आखिरी मेरा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो उससे पहले वहां पे विश्वविद्यालय बनाने की बात कह रहे थे, वो अभी बीते दिवस वहां पे अयोध्या में राम दर्शन करने गए और तीर्थ योजना में उसको शामिल किए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं कि सियासत का मुद्दा बन रहा है राम मंदिर? केजरीवाल जी पहले जब राम जन्मभूमि में मंदिर के निर्माण का आंदोलन चल रहा था, बाद में उसकी प्रक्रिया हुई, तो ये ऐसे ऐसे सुझाव देते रहे हैं कि उस अयोध्या के राम जन्मभूमि में मंदिर के विकल्प के रूप में क्या क्या किया जा सकता है। आज उनकी निष्ठा और आज उनकी भक्ति
रामलला पर अचानक इसलिए आ गई कि उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ने की मजबूरी है और बिना भगवान के आशीर्वाद के हो नहीं सकता। तो ये तो चुनावी बुखार है और चुनाव की वजह से 3 मुद्दों को लेकर वो आज आ रहे हैं, तो विशुद्ध चुनावी वातावरण बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह थे, उनका साफ तौर पे कह रहा था कि जो भी है मुद्दे इसमें चुनावी बुखार है और अंततः बनेगी तो भाजपा की ही सरकार। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। गोरखपुर के बीजेपी नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का एक विवादित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राधा मोहन दास अग्रवाल आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक का कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट पर राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद के साथ भी काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। वहीं अब वीडियो में वो अपने खिलाफ हो रही टिप्पणियों से काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ये कह रहे हैं कि अगर सड़क खराब होती तो लोग आरोप लगा देंगे कि डॉक्टर साहब का परसेंटेज नहीं मिला। ऐसा ही घटिया समाज है। इस क्रम में उन्होंने ऐसे लोगों के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। सरकार रहेगी, मैं सक्षम हूँ इस कंट्रोल पे, तो तुरंत आरोप लगा देंगे कि डॉक्टर साहब को परसेंटेज कराने के लिए पार्टी साथ। अमरोहा के हवेली होटल में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता करी और इस दौरान उन्होंने अखिलेश और राजभर के गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं करते। साथ ही इशारों में कहा कि अगर सपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो हम कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना यह भी रहा कि मुलायम सिंह हमारी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। देखिए, इसकी मुझे तो अभी सूचना नहीं, मैंने तो सब बातें बोल दी हैं। अब अगर अखिलेश को समाजवादी पार्टी को करना है तो बात करें। हम और हमारे लोगों का पहले सम्मान होना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आप घर के हैं, पहले आपके साथ गठबंधन होने की चर्चाएं चल रही थी, आप भी बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन मना कर दिया गया था, और बाहर के जो सुहेलदेव समाज पार्टी उनके साथ गठबंधन हुआ है, तो क्या कहेंगे इस चीज को आप? तो ये तो अखिलेश को पूछिए ना, आपका क्या राय है? अच्छा, मैंने तो बोल दिया है, हमने ये भी बोल दिया था हमारी प्राथमिकता है। आपको जरूरत है, उन्हें जरूरत है। प्राथमिकता है। सरकार किसको बनानी थी? मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं था। अच्छा, ऐसा कि ऐसे बोले मत यार, चुप जा यार, इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, तुम लोग बीच में बोल रहे हो यार, बताइए सर, क्या बोल रहे थे आप? तो जरूरत तो मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की होती है, हम तो सहयोगी के रूप में थे। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे तो विकल्प खुले हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो? अब ये तो समय बताएगा ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में शुरू हो गई है और बैठक में राज्य के करीबन 2.5 लाख कार्मिकों को दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 3% की वृद्धि और बोनस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या, हरक सिंह रावत के साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। अजीत हमारे साथ में, अजीत का मोड फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बैठक बेहद खास है क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले त्योहार है। बिल्कुल, जिस तरह से देर शाम को बैठक आयोजित की गई है, आज भी कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्रियों में तमाम मंत्री व्यस्त रहे, तो 6 बजे के करीब राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है और अभी भी बैठक लगातार जारी है। तो उम्मीद है कि जब बैठक समाप्त होगी तो कई जनहित के बड़े फैसले होकर सामने आएंगे। और आपने ठीक कहा कि चुनावी मौसम है, त्योहारी मौसम है, तो ऐसे में कई सौगातें आम जनता और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दी जा सकती है। हालांकि लगातार सरकार की घोषणाएं भी हो रही हैं, शासनादेश भी जारी हो रहे हैं, तो ऐसे में मुमकिन है कि सरकार और कुछ बड़ी घोषणा को अमलीजामा कैबिनेट के माध्यम से दे सकती है। साथ ही जो बीते दिनों आपदा आई है प्रदेश में, उसके मानकों को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहा है कि मानकों में बदलाव किया जाना चाहिए जिससे प्रभावितों को और बेहतर मदद की जा सके। तो इसको लेकर उम्मीद है कि आपदा के मानकों में उत्तराखंड सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। साथ ही जो राज्य कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, तो उसमें भी कई खामियों की शिकायतें सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लगातार कही जा रही है, तो उनको भी दूर करने की कोशिश कैबिनेट के माध्यम से हो सकती है। तो मुमकिन है कि जब कैबिनेट के डिसीजन सामने आएंगे तो उसमें कई ऐसी सौगातें होंगी जो त्योहारी मौसम में आम जनता और राज्य कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। जी, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के इस दौरे के मद्देनजर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन से लेकर बीजेपी के सभी पार्टी नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये 1 महीने के भीतर दूसरा उत्तराखंड दौरा होगा। इस बीच चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही रह जाएंगे। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को लेकर के प्रदेश भाजपा ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम अभी भी तय हो चुका है कि क्या कुछ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आएंगे, सौगात भी दे सकते हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम कार्यक्रम भी होने वाले हैं। 130 करोड़ से ज्यादा पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। ये ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसको हासिल कर सकते हैं। जैसे कि 180 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 बच्चों को दूध पिलाकर आंचल अमृत योजना का पुनः प्रारंभ किया। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के साथ उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से बंद योजना को फिर से चालू किया गया है, जिसमें सांकेतिक रूप से 11 बच्चों को मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की ओर से दूध पिलाकर योजना का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ, वहां पर सरकार के कार्यों और योजनाओं को प्रभावित होना लाजमी रहा, लेकिन कोविड के विरुद्ध सुरक्षित वातावरण बनाने की पुरजोर कोशिश के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। आंचल अमृत योजना के पुनः संचालन के लिए 18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध पिलाने की व्यवस्था होगी। 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो उनको हर प्रकार के पोषक पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मिनी आंगनबाड़ी हेतु जो चयन की प्रक्रिया चलती थी, अब उस चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। मैंने घोषणा करी जिससे कि सभी को सुरक्षा होगी, सभी को आसानी होगी और पारदर्शिता भी रहेगी। आंगनबाड़ी पुरस्कार के लिए भी अब जो नामांकन की प्रक्रिया होगी वो भी ऑनलाइन होगी और सीलू रतौली पुरस्कार की नामांकन प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी और साथ में नंदा गौरवा योजना जो हमारी है उसका रजिस्ट्रेशन। तो वही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से धामी सरकार को खुले मैदान में आने की चुनौती दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पुरशाली ने कहा कि सरकार पिछले 5 सालों में जनहित के 5 कार्यों को गिनवा दे। आपने बीजेपी सरकार के मुखिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बहस करने का न्योता भी दिया है। आपका कहना है कि सरकार को 5 साल होने वाले हैं और अब मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के घर घर जाने और काम करने के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी विधानसभा सीटों पर जाकर बीजेपी के विधायकों के 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी मांगने का काम करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का रोजगार गारंटी अभियान चल रहा था। हालांकि विपरीत परिस्थिति में और आपदा के बावजूद हमने बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें प्राप्त किया। हमारे क्रांतिकारी साथियों ने अपने अथक प्रयास से अभी तक लगभग 3,55,887 रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और लगभग 6 दिन में 7,000 कार्यकर्ताओं ने 4,378 जनसभाएं पूरे उत्तराखंड में की। तो वक्त यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के बाद अब आपदा सहायता राशि पर भी राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को प्रभावितों के खाते में सहायता राशि देने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया गया था और आज से अवधि ये समाप्त हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से उपवास शुरू किया था और जमकर पॉलिटिक्स देखने को मिली है। गणेश गोंदिया शामिल थे, हरीश रावत शामिल थे। सरकार को हमने भरपूर मौका दिया कि सरकार आपदा के स्थितियों से निपटने के लिए और हमारे जो भाई इससे प्रभावित हुए हैं, जो परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दे। लेकिन सरकार है कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ नियमों का, कानूनों का हवाला देकर अपने जो फर्ज उनके होने चाहिए उस फर्ज की इतिश्री कर रही है और पल्ला झाड़ रही है। जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं उसमें आपदा के बाद जो राहत लोगों को मिलनी है और जो काम होने हैं अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि 200
तो सुनैना गांव में अभी तक नहीं निकाले जा सके। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।